बच्चों, पेपर है आपका हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक विचारों का इतिहास, जिसमें बीए सेकेंड ईयर में आप लोगों को प्लेटो से लेकर बर्ग तक पढ़ना है। आज मैं आपको प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताता हूँ। प्लेटो की 3 कृतियां हैं, रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज। और इन तीनों कृतियों में रिपब्लिक में ही उसने शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया है। वैसे तो रिपब्लिक का उपशीर्षक जो है वह है कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय की खोज। इससे यह प्रतीत होता है कि रिपब्लिक न्याय के विषय में लिखा गया एक ग्रंथ है। लेकिन सेबाइन कहता है कि शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रिपब्लिक। अगर सेबाइन ऐसा कहता है तो इसके पीछे कुछ आधार है। वास्तव में बच्चों, जितना बृहद और विशद शिक्षा का प्रतिपादन प्लेटो करता है, उतना विशद विश्लेषण शिक्षा को लेकर कहीं और देखने को नहीं मिलता है। जहाँ तक प्लेटो के शिक्षा योजना की बात है, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा जो है वह जन्म से लेकर 20 वर्ष तक की शिक्षा है, और उच्च शिक्षा जो है वह 20 से लेकर 35 वर्ष तक की शिक्षा है। जहाँ तक शिक्षा के बंटवारे की बात है, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि प्लेटो ने शिक्षा का बंटवारा 2 आधारों पर किया है। पहला आधार है उसका आयु का आधार। जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रारंभिक शिक्षा जन्म से 20 वर्ष तक की है और उच्च शिक्षा 20 से लेकर 35 वर्ष तक की है। यह आधार आयु का हो गया। लेकिन इसके अलावा भी एक और आधार है, और वह आधार है वर्ग का आधार। प्लेटो ने वर्ग के आधार पर भी शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया है। जहां तक प्रारंभिक शिक्षा की बात है, प्रारंभिक शिक्षा सैनिक वर्ग के लिए है, तो वहीं उच्च शिक्षा जो है वह शासक वर्ग के लिए है। इसलिए आप देखेंगे कि इन दोनों ही शिक्षाओं में, यानी कि प्रारंभिक और उच्च शिक्षा, इन दोनों ही शिक्षाओं में प्लेटो ने जिन शिक्षा शैक्षिक सामग्रियों का समावेश किया है, वह सामग्रियां इन लोगों के दायित्वों को निर्वहन करने के लिए प्रेरक का काम कर रही है, सहयोग का काम कर रही है। प्रारंभिक शिक्षा को भी प्लेटो ने 3 अलग अलग भागों में बांटा है। पहला भाग है उसका जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की शिक्षा। दूसरा भाग है उसका 6 से लेकर 18 वर्ष तक की शिक्षा। और तीसरा भाग है उसका 18 से लेकर 20 वर्ष तक की शिक्षा। जहां जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की शिक्षा की बात है, इसमें प्लेटो ने जिस विषय सामग्री को सम्मिलित किया है वह है नैतिकता की शिक्षा। प्लेटो का यह मानना है कि जन्म लिया हुआ नवजात शिशु जो होता है उसका मन मस्तिष्क एकदम प्लेन होता है। उस पर कोई भी सांसारिक चीज अपनी छाप छोड़े नहीं रहती, और जो पहली चीज उस पर अंकित कर दी जाएगी
वो आजीवन उसके मन मस्तिष्क पर विद्यमान है। इसीलिए प्लेटो जब उस व्यक्ति के शिक्षा की शुरुआत करता है और पहले सोपान में जब वो शिक्षा देने का प्रबंधन करता है तो वह उन्हें नैतिकता की शिक्षा देता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से आगे चलकर जब वह सैनिक और शासक वर्ग को उत्पन्न करेगा तो प्लेटो का यह मानना है कि इन लोगों को नैतिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने नैतिक मूल्यों को खो दिया तो एक आदर्श राज्य की स्थापना का जो उद्देश्य है उसका सैनिक और शासक वर्ग के माध्यम से, फिर वह आदर्श राज्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। इसलिए प्लेटो नैतिक रूप से अपने राज्य के लोगों को परिपक्व करना चाहता है और जन्म से 6 वर्ष तक की शिक्षा वह नैतिकता की शिक्षा देता है। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के द्वितीय चरण की ओर बढ़ता है वो, और इस द्वितीय चरण में 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा का प्रबंध वह करता है। जहाँ तक इस द्वितीय चरण की बात है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि प्लेटो की समूची शिक्षा योजना में सर्वाधिक समय अगर वह कहीं देता है तो प्रारंभिक शिक्षा के इसी द्वितीय चरण में देता है, 12 वर्ष तक का समय। और इन 12 वर्षों में प्लेटो जिन विषय सामग्रियों को इसमें सम्मिलित करता है उसमें सबसे पहला है व्यायाम और दूसरा है संगीत। वास्तव में व्यायाम और संगीत की शिक्षा को सम्मिलित करने के पीछे प्लेटो का जो तर्क था, प्लेटो का यह मानना था कि व्यायाम के माध्यम से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, और शरीर अगर बलवान हुआ, स्वस्थ हुआ, तो उस स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो पाएगा। प्लेटो कहता था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य व्यायाम के माध्यम से जरूरी था। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उसने व्यायाम की शिक्षा का प्रबंध किया और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसने संगीत की शिक्षा का प्रबंध किया। संगीत का मतलब आजकल के गाने नहीं, सुर अलापना, राग अलापना, इस तरह की शिक्षा। तो कहता है प्लेटो कि व्यायाम के माध्यम से शरीर स्वस्थ होगा और संगीत के माध्यम से मस्तिष्क स्वस्थ होगा। तो ऐसे में एक व्यक्ति बाह्य और आंतरिक दोनों रूप में स्वस्थ हो सकेगा। इन दोनों शिक्षाओं के बाद प्लेटो 2 और चीजों को सम्मिलित करता है इस प्रारंभिक शिक्षा के द्वितीय चरण में, और ये जो दोनों चीजें हैं वो है भोज्य शास्त्र और औषधि शास्त्र। भोज्य शास्त्र मतलब भोजन के विषय में जानकारी। प्लेटो का यह मानना था कि शरीर को किन चीजों की जरूरत है, भोजन के रूप में आपके शरीर को क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यह आप जानते रहें। यह आपको जानना चाहिए कि मुझको कितना प्रोटीन लेना है, कितना विटामिन लेना है, कितने मिनरल्स लेने हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, इस तरह की चीज़ें कितनी हमको लेनी है, और जो भोजन के रूप में सामग्री हम ग्रहण कर रहे हैं उन सामग्रियों में यह चीज़ें हमको किस रेशियो में मिल रही हैं। अगर यह जानकारी हमको रहेगी तो निश्चित रूप से हम एक संतुलित भोजन कर सकेंगे, और अगर संतुलित भोजन हम करेंगे तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए वह भोज्य शास्त्रीय शिक्षा का प्रबंध भी इसमें करता है। इसके अलावा वह कहता है औषधि शास्त्र की भी शिक्षा इसमें प्रदान की जाए। औषधि शास्त्र क्यों? वास्तव में प्लेटो का यह मानना था कि किसी भी रोग की जो शुरुआत होती है वह शुरुआत बहुत छोटे पैमाने से होती है। जैसे छोटी सी चोट आपको लग जाए, प्रारंभ में उस चोट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर समय रहते आपने उसका इलाज नहीं किया तो परिणाम क्या होगा? वह चोट धीरे धीरे घाव हो जाएगा, घाव होकर पक जाएगा और पकने के बाद नासूर होकर बहने लगेगा।
तो जहाँ वह नासूर बन जाएगा फिर उसका एक ही इलाज है कि उसको काट देना पड़ेगा, अंग भंग करना पड़ेगा। नतीजा आप शारीरिक रूप से विकलांग हो जाएंगे, अक्षम हो जाएंगे। और समय रहते अगर आपको दवा की जानकारी रहती तो थोड़ी सी चोट लगने पर आप उसका तुरंत प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देते और नतीजा क्या होता, वह घाव नासूर बनने के पहले ही ठीक हो जाता। इसलिए वह कहता है कि औषधि शास्त्र की शिक्षा की भी जरूरत है कि व्यक्ति के अंदर जब भी बीमारी का लक्षण उसको दिखाई दे तो वह प्रारंभिक तौर पर ही उस बीमारी से निजात पा ले, और यह तभी हो पाएगा जब उसको दवाओं की जानकारी होगी। इसलिए प्लेटो अपने आदर्श राज्य में रहने वाले नागरिकों को प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से औषधि शास्त्र की भी शिक्षा देता है। तो जहाँ तक प्रारंभिक शिक्षा के दूसरे चरण की बात है, इसमें प्लेटो व्यायाम की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, भोजन शास्त्र की शिक्षा और औषधि शास्त्र की शिक्षा, इन शिक्षाओं पर भरपूर जोर देता है और 18 साल की आयु तक वह इन्हीं चीज़ों की शिक्षा लोगों को उपलब्ध कराता है। 18 साल की शिक्षा पूरी हो जाने के बाद अब प्लेटो कहता है कि 18 से 20 वर्ष यह प्रारंभिक शिक्षा का अंतिम चरण है। इस अंतिम चरण में वह कहता है कि अब यह 2 वर्षों की शिक्षा जो दी जाएगी वह साहस और शौर्य की शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा था कि प्रारंभिक शिक्षा सैनिक वर्ग के लिए है और सैनिक का यह गुण होता है कि उसको साहसी होना पड़ेगा, उसको शौर्यवान होना पड़ेगा। अगर सैनिक साहसी नहीं है, कितना ही विशाल शरीर हो, कितना ही बलशाली हो, अगर साहस नहीं है उसके अंदर तो फिर उस शरीर की ताकत का कोई मतलब नहीं है। साहसी होना पड़ेगा। तो इसी साहस और शौर्य की शिक्षा वह 18 से 20 वर्ष तक में की शिक्षा में देता है और 20 वर्ष तक की शिक्षा देने के बाद प्लेटो कहता है कि शिक्षा का प्रारंभिक चरण जो था, प्रारंभिक शिक्षा जो है वह पूरी हो जाती है और शिक्षा का यह प्रथम चरण जो है वह राज्य के सैनिक वर्ग को उत्पन्न करने में सफल हो जाता है। 20 वर्ष की शिक्षा के बाद प्लेटो उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ता है। उच्च शिक्षा को भी उसने 2 अलग अलग भागों में बांटा है। एक है 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा और दूसरी है 30 से लेकर 35 वर्ष तक की शिक्षा। उच्च शिक्षा में जहां तक लोगों को चयन करने की बात है, इनका चयन कैसे किया जाए, कौन अधिकारी होगा उच्च शिक्षा लेने का, तो प्लेटो कहता है कि 20 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद एक राज्य स्तरीय परीक्षा कराई जाएगी और इस राज्य स्तरीय परीक्षा में जो लोग सफल होंगे उन्हीं को उच्च शिक्षा दिया जाएगा, वही उच्च शिक्षा पाने के अधिकारी होंगे। क्योंकि उच्च शिक्षा के बारे में प्लेटो का मानना था ये सबके बस की बात नहीं। उच्च शिक्षा हर एक व्यक्ति ले ले ये संभव नहीं है। इसके लिए बौद्धिक कुशाग्रता, विवेकशीलता, बुद्धि की तीक्ष्णता यह जरूरी थी। क्योंकि उच्च शिक्षा के प्रथम सोपान में जो 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा है, प्लेटो इसमें गणित की शिक्षा, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा, इस तरह की शिक्षाओं का प्रबंध करता है। कहा जाता है कि प्लेटो की एकेडमी के बाहर लिखा हुआ था, जो एकेडमी जहाँ वह शिक्षा दिया करता था प्लेटो, उस एकेडमी की दीवार पर बाहर लिखा था, उसने लिखवा रखा था कि गणित के ज्ञान के बगैर आपका एकेडमी में प्रवेश वर्जित है। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एकेडमी में जाना चाहता है शिक्षा लेने के लिए, उसके लिए गणित का ज्ञान होना निहायत जरूरी है। अब आप समझ सकते हैं कि गणित पर प्लेटो का कितना जोर था। और गणित एक ऐसा विषय है जिसके बारे में यह माना जाता है कि सामान्य बुद्धि के बस की बात यह नहीं है। इसलिए प्लेटो कहता है कि उच्च शिक्षा सबको नहीं दी जाएगी, सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जो बौद्धिक रूप से इतने सक्षम होंगे कि वे उच्च शिक्षा को ग्रहण कर सकें, उनको गणितीय ज्ञान आ सके, उनको
उच्च शिक्षा के जो विभिन्न सोपान हैं उन सोपानों को ग्रहण करने में सहूलियत हो सके। अगर बौद्धिक रूप से वो अक्षम है, ये क्षमता नहीं है, तो वह उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। और प्लेटो कहता है कि 20 से 30 वर्ष तक की जो शिक्षा है, इस शिक्षा में ज्योतिष शास्त्र, गणित, इस तरह की शिक्षाओं का प्रबंध किया जाए। और यह 10 वर्ष एक दार्शनिक राजा को उत्पन्न करने के लिए, शासक वर्ग को उत्पन्न करने के लिए यह 10 वर्ष की शिक्षा का वह प्रबंध करता है। 30 साल तक की शिक्षा जब हो जाती है तो अगला चरण जो है उच्च शिक्षा का, जो द्वितीय भाग है, वह है 30 से लेकर 35 वर्ष तक की शिक्षा। और यह जो 5 वर्षों की शिक्षा है, इसमें प्लेटो द्वंद्ववाद की शिक्षा देता है, यानी दर्शन की शिक्षा। और 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा भी वह सबको देने को तैयार नहीं। वह कहता है कि 30 साल की शिक्षा पूरी हो जाने के बाद फिर एक बार फिर से राज्य स्तरीय परीक्षा कराई जाएगी और उच्च शिक्षा का प्रथम चरण जिन लोगों ने पूरा कर लिया है, अगर उसमें से लोग सफल होंगे तो ही उनको उच्च शिक्षा के द्वितीय चरण में प्रवेश दिया जाएगा। क्योंकि द्वंद्ववाद एक ऐसी शिक्षा है, दर्शन एक ऐसी शिक्षा है जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक बहुत उच्च कोटि के बुद्धिलब्धता से ही संभव है, अन्यथा यह दर्शन शास्त्र को समझ पाना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। इसलिए प्लेटो कहता है कि 30 से 35 साल तक की शिक्षा राज्य स्तरीय परीक्षा कराने के बाद सफल हुए लोगों को भी प्रदान की जाएगी। और इस शिक्षा में वो कहता है कि द्वंद्ववाद की शिक्षा इसमें दी जाएगी, दर्शन की शिक्षा इसमें दी जाएगी। और दर्शन के माध्यम से एक ऐसा शासक वर्ग उत्पन्न किया जाएगा जो वास्तव में दार्शनिक राजा, फिलासफर किंग। और यही फिलासफर किंग आगे चलकर उसके आइडियल स्टेट को, उसके आदर्श राज्य को संचालित। तो बच्चों, जन्म से लेकर 35 साल तक की शिक्षा, ये है प्लेटो की शिक्षा। लेकिन 35 साल पर भी प्लेटो रुकता नहीं है। 35 साल की शिक्षा दे लेने के बाद प्लेटो पुनः सोचता है और कहता है, क्या शिक्षा पूरी हो गई? और खुद से जवाब देता है, कहता नहीं। इसलिए नहीं कि वास्तव में प्लेटो विचार करता और कहता है कि अभी तक तो जो भी शिक्षा हमने दी, जिस भी शिक्षा का हमने प्रबंध किया, वह किताबी शिक्षा थी, वह पुस्तकीय शिक्षा थी। वास्तव में जब कल राज्य का संचालन दार्शनिक राजा को करना होगा, शासक वर्ग को करना होगा, तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका उल्लेख किताबों में नहीं रहता है। और अगर ऐसे हालात और परिस्थितियां आ गए तो ऐसे में वह शासक वर्ग जिसको कि किताब में ऐसे हालात से रूबरू होने का मौका नहीं मिला है, फिर वो फेलियर हो जाएगा, असफल हो जाएगा, सारी शिक्षा धरी की धरी रह जाएगी। तो ऐसे कुचक्र से बचाने के लिए, ऐसी स्थिति से शासक वर्ग को बचाने के लिए प्लेटो फिर से शिक्षा का प्रबंध करता है। और यह शिक्षा जो है प्लेटो की, वह 35 से लेकर 50 वर्ष तक की शिक्षा है। और इस शिक्षा का नाम जो देता है प्लेटो, तो कहता है यह व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा मतलब ऐसे हालात जो किताबों में नहीं मिले, ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं जो किताबों में जिनका उल्लेख नहीं है, अगर वह आ जाते हैं तो प्लेटो का दार्शनिक राजा जो है, प्लेटो का शासक जो है, उसका जो शासक वर्ग है, वह इन हालातों से कैसे निपटेगा, इसी बात का संपूर्ण प्रबंधन, उनको ट्रेंड करने की पूरी व्यवस्था
35 से 50 वर्ष तक की शिक्षा में प्लेटो देता है और 50 साल तक की शिक्षा देने के बाद प्लेटो लिखता है। फिर प्लेटो से पूछा जाता है शिक्षा पूरी हो गई, अभी कुछ रह गया। प्लेटो सोचते फिर लिखता है, रिपब्लिक में लिखता है वो, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। 50 साल तक की शिक्षा देने के बाद प्लेटो फिर एक लाइन लिखता और कहता है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब क्या है? मतलब यही है कि वह शासक वर्ग को इस बात के लिए आगाह करता है कि 35 वर्ष तक की पुस्तकीय शिक्षा और 35 से 50 वर्ष तक की व्यवहारिक शिक्षा ले लेने के बाद भी आप इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपने सब कुछ सीख लिया है। सीखने का अवसर हमेशा आता रहता है और व्यक्ति जीवन की समाप्ति तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो इसी बात की ओर इशारा प्लेटो करता है और कहता है कि आपको सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आपके मन में यह भ्रम आ जाएगा कि हमने तो सब सीख लिया, उसी दिन आप असफल हो जाएंगे। बच्चों, मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र आपसे कर दूं और उसके बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम आप सभी ने सुना होगा, बनारस के मशहूर शहनाई वादक, भारत रत्न भी जिनको प्राप्त हुआ। एक बार मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। मूलतः वह बिहार के रहने वाले थे और कई पीढ़ी पहले आकर बनारस में लोग बस गए थे। वो अपने जीवन का एक संस्मरण सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बार मेरे मन में एक विचार आया कि मैं अपने पैतृक गांव जाऊं, पूर्वजों के गांव जाऊं और मैं देखूं कि वहाँ की क्या हालात हैं, क्या परिस्थितियां हैं, कैसे हैं लोग वहाँ। इसी मन में, इसी लालसा को लेकर बनारस से वो बिहार के लिए चले। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर जब मैं उतरा ट्रेन से अपने गांव की ओर जाने के लिए, तभी मेरे कान में एक धुन पड़ी। कोई शहनाई बजा रहा था और बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि मैंने उस धुन को सुना। मेरे लिए एक नई धुन थी, मैंने कभी उस धुन को सुना नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं लपक कर उसी ओर गया जिस ओर से वो आवाज़ आ रही थी और मैंने जाकर देखा एक व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति, वह उस शहनाई को बजा रहा है और लोगों से भीख मांग रहा है। मैंने उसको रोका और मैंने कहा उससे, बिस्मिल्लाह खान बता रहे थे कि मैंने कहा उससे कि भैया क्या ये धुन तुम मुझको सिखा दोगे? उसने कहा जब तक सिखाऊंगा तब तक तो मैं कितना पैसा मांग लूँगा। और दूसरी चीज़, इतना आसान नहीं है धुन कि तुम तुरंत सीख लोगे। कौन हो तुम भाई? वो तो जानता नहीं था कि ये शहनाई के बादशाह हैं, दुनिया में इनसे बड़ा शहनाई वादक कोई नहीं है। वो भिखारी जो था वो तो उनको पहचान नहीं रहा था। उसको लगा कि सामान्य कोई व्यक्ति है जो इस धुन को सीखना चाहता है। उसने कहा कि आपके बस की बात नहीं है, आप जाइए। बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा और मैं सीख लूँगा, आप मुझको सिखाइए, मैं थोड़ा बहुत शहनाई बजाने जानता हूँ। उसने कहा अगर जानते भी होगे तो भी यह धुन सिखाने में मुझको 4-5 घंटे लग जाएंगे। बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि ठीक है, 4-5 घंटे ही लग जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं उसको समय देने के लिए तैयार हूँ। और एवज में इस 4-5 घंटे में आप जितना भीख मांग कर पैसा एकत्रित कर सकते होंगे, उससे अधिक पैसा भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप मुझको यह धुन सिखा दीजिए। इन सारी बातों के बाद वह तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, जब आप इतने में तैयार हैं तो मैं आपको सिखाता हूँ। और बच्चों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उसी प्लेटफार्म पर बैठ गए, सामने भिखारी और शागिर्द की तरह इधर बिस्मिल्लाह खान, और उसने सिखाना शुरू किया। और लास्ट में बिस्मिल्लाह खान ने उस धुन को सीख कर जब वो बनारस आए और उन्होंने अपने लोगों को सिखाया उस धुन को, और सिखाते उन्होंने बताया कि एक ऐसी धुन जिसकी जानकारी शायद दुनिया को नहीं थी, पता नहीं कहाँ से उस व्यक्ति के पास थी जो भीख मांगता था। और अगर मैं उस धुन को न सीख लेता और खुदा न खास्ता वह व्यक्ति मर जाता तो वह धुन भी उसी व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाती, दुनिया फिर कभी उस धुन को सुन न पाती। उससे मैंने लिया और मैंने अपने लोगों को दिया और आज वह धुन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
अब इस कहानी के पीछे का जो मेरा तर्क था, जो मेरी मंशा थी, जो आपको बताने की, वो यही थी कि अगर बिस्मिल्लाह खां के दिमाग में यह बात आ गई होती, मैं इतना बड़ा शहनाई वादक, मुझको कहाँ कुछ सीखने की जरूरत है, मैं तो एक से एक धुन जानता हूँ, एक साधारण सी धुन है, छोड़िए जाने दीजिए, कोई भिखारी है बजा रहा है बजाए, इसका परिणाम क्या होता? शायद वह धुन दुनिया से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए। अगर वह धुन दुनिया में बरकरार है तो बिस्मिल्लाह खां के इसी सोच के नाते, उनके इसी बड़प्पन के नाते कि सब कुछ आते हुए भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको व्यक्ति नहीं जानता है, इसीलिए प्लेटो कहता है कि आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आपके मन में कभी भी इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैंने जन्म से लेकर 35 वर्ष तक की किताबी शिक्षा और 35 से लेकर 50 वर्ष तक की व्यवहारिक शिक्षा का ग्रहण कर लिया है, अब मुझे सब कुछ पता है, अब मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहता है प्लेटो कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो बच्चों, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी बेहद शिक्षा है, कितनी विशाल शिक्षा है, 50 साल तक की शिक्षा, और उसके बाद भी प्लेटो विराम नहीं देता है। तो ये संक्षिप्त रूप से मैंने आपको बताया प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में। कमियां भी हैं, आलोचनाएं भी हुई हैं, उनको अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज आप स्वयं से अगर उसको पढ़ सकें तो आप पढ़ लेंगे, बेहतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तो फिर एक नई चीज़ आपको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पापा